सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात। कानून की बात में जब भी हम आपके सामने होते हैं, आपके साथ होते हैं, तो हमारा प्रयास यही होता है कि हम उन तमाम तकनीकी चीज़ों को भी आपके बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश करें, ताकि आप न्याय हासिल करने के लिए जो आवश्यक कदम है वो उठा सकें। हर बार हम आपको ये ज़रूर बताते हैं कि जो विधिक सेवा प्राधिकार है, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, वो राष्ट्रीय स्तर पर भी है, राज्य स्तर पर भी है, जिला स्तर पर और अनुमंडल स्तर पर भी है। पंचायतों में, बड़े अस्पतालों में पैरालीगल वॉलंटियर हैं जो इसकी जानकारी रखते हैं। बहुत सारे पोस्टर्स दीवारों पर लगे हुए हैं, बीच बीच में कैंप्स लगता है जहां यह बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति भारत का सिर्फ इसलिए न्याय से वंचित नहीं रह सकता है क्योंकि उसके पास पहुंच नहीं है, उसके पास पैरवी नहीं है, उसके पास सामर्थ्य नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है। जितना सहज हो सकता है उतना सहज करने की कोशिश की गई है कि अगर आप नहीं आ सकते हैं और आपके यहाँ पोस्टमैन जाते हैं, डाकिया जाते हैं, तो डाकिया के मोबाइल से भी आप 4 लाइन की चिट्ठी लिख कर के भेज सकते हैं कि आपकी ये कानूनी समस्या है, और उसमें जो विधिक सेवा प्राधिकार के अफसर हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे, कोग्निजेंस लेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे, आपको कानूनी सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त 2-4 चीज़ें और बतानी है। वे लोग जो विकलांग हैं, जो अनुसूचित जनजाति से हैं, जो अनुसूचित जाति से हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, तमाम महिलाएं और जिनकी आमदनी सालाना 3 लाख रुपए से कम है, उन लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है। उनके मुकदमा लड़ने का खर्च, उनके लिए वकील, सारी व्यवस्था की जाती है। आज कानून की बात में हम बात करेंगे। पिछले बार जो पहला पार्ट था, उस पार्ट में भी हमने बात की जो नया कानूनी संशोधन हुआ है 3 कानूनों में, जिन 3 कानूनों पर पूरी की पूरी आपराधिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था चलती है, उसके बारे में एक एपिसोड के बारे में हमने बताया था। आज हम आपसे बात करेंगे जो गवाही होती है, साक्ष्य होता है, उसमें क्या बदलाव आया है और उस बदलाव से क्या फ़र्क पड़ेगा जजमेंट में और मुकदमे में। हमारे साथ बात करने के लिए जिला उपभोक्ता फोरम मंच के पीठासीन पदाधिकारी SS प्रसाद साहब हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। एक तो ये जो 3 कानून बदला हुए, हमको लगता है फिर से रिपीट करना चाहिए कि 1 जुलाई से जो लागू हुआ वो 3 कानून क्या है। पहला तो है नागरिक सुरक्षा संहिता, जिस पे हम लोग पिछला नागरिक सुरक्षा संहिता किस कानून को बदल करके बनाया? CRPC को बदल के नागरिक सुरक्षा संहिता आया जी। और इसके बाद आया न्याय संहिता जो IPC के जगह पर है, और एक है साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस एक्ट के जगह पर है। हम लोग पिछले एपिसोड में नागरिक सुरक्षा संहिता पर बात कर चुके हैं। इस बार नागरिक न्याय संहिता और साक्ष्य अधिनियम ये बाकी रह गया है। इन दोनों को इस बार के एपिसोड में हम लोग समेटने का प्रयास करेंगे। हालांकि दोनों बहुत बड़ा चैप्टर है, दोनों को मिला के चलना, लेकिन जितना तक संभव और सरल भाषा में हो सकता है वो मैं कहने का प्रयास करता हूँ। पहले का जो IPC था वो 1860 ईस्वी का था और उसमें 511 धाराएं थी। इस बार के न्याय संहिता में 358 धारा है और इसमें जो परिवर्तन लाया गया है उसका उद्देश्य है बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों को विशेष संरक्षण देना। इसमें पहले जो महिलाओं के प्रति जो अपराध होता है, सेक्स ऑफेंस है, ये सबको
एक जगह समेट दिया गया, इन सबको एक जगह समेट दिया गया और इसकी एक सरल परिभाषा का प्रयास किया गया है। जैसे लोग कहते थे कि शादी के नाम पर एक्सप्लॉइटेशन हुआ या फिर नौकरी देने के नाम पर या विभिन्न बातों के नाम पे एक्सप्लॉइट जो कर लिया जाता था महिला के लिए, महिलाओं को, अब वो निश्चित परिभाषा में आ गया। इसको पहले हम लोग ट्रायल जब करते थे तो ट्रायल में हम इन सभी के लिए भी सेक्शन 376 ही लगाते थे, रेप का ही सेक्शन होता था। अब ये एक अलग सेक्शन हो गया और इसके लिए अलग से सजा का प्रावधान है। दूसरा था कि पहले अगर आजीवन कारावास दिया जाता था तो उसमें बाद में गवर्नमेंट को शक्ति प्राप्त था कि वो रिसेशन करे, उसको घटा दे, सज़ा के अवधि को घटा दे, माफ़ी दे दे। और इस संबंध में पहला प्रिंसिपल उठा था लक्ष्मण नस्कर बनाम बंगाल सरकार जी। उसमें उठा था प्रश्न कि अगर किसी को आजीवन कारावास दिया जाता है तो वो उसके मृत्यु पर्यंत होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट को जो रिसेशन का दिया गया है, गवर्नमेंट को जो अपराध को कम कर देने का दिया गया है, सज़ा को कम करने का जो अधिकार है, उसके कारण पूर्ण उम्र भर तो अपराधी रह नहीं पाते थे। अब है क्या कि अगर उम्र कैद दिया जाता है किसी में तो इसका अर्थ होगा कि वो अपने पूरे जीवन मृत्यु पर्यंत उसमें गुजारेगा जेल में। नहीं, वो जो गिनती होती थी 16 साल और 14 साल की, काम कर रहा है, छुट्टियों का दिन है तो 14 साल 16 साल अब वो नहीं है, अब वो पूरा आजीवन रह जाएगा। आजीवन लिखा गया मतलब कि मृत्यु पर्यंत वहाँ रहेगा। तीसरा चीज था कि हम लोग जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इसमें गवर्नमेंट का राइट ले लिया गया, गवर्नमेंट के पास जो पावर था सजा कम करने का, वो पावर अब जब ये एक्ट हो गया तो सीधा सीधी है कि अब वो ऐसे ही चलेगा उस अपराध में, मतलब और सब अपराध में नहीं किया आगे आते हैं जी, लेकिन इस अपराध में यही रहेगा। महिलाओं के प्रति जो भी इस तरह के कुकृत्य होंगे उस कृत्य का। और फिर तीसरा चीज है क्या कि हम लोग मिनिमम से मैक्सिमम है या फिक्स है कि आजीवन कारावास ही होगा, या मिनिमम भी कुछ है? और मैक्सिमम सब में है। अब फिर दूसरा चीज़ है क्या कि जहाँ पहले जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बच्चों के विरुद्ध जो अपराध होता था या बच्चे लोग जो अपराध कर देते थे उसमें होता था कम्युनिटी सर्विस। कभी कभी जस्टिस बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बच्चों को कहता था कि आप ऐसे झाड़ू लगाइए या ये सेवा कीजिए, वो सेवा कीजिए। उस चैप्टर को अब यहाँ न्याय संहिता में भी लाया गया और 6 ऐसे अपराध हैं जिसमें कि कम्युनिटी सर्विस को कर दिया गया। क्या फिर अब अटेम्प्ट, जो सुसाइड का अटेम्प्ट करता था, सुसाइड को के अटेम्प्ट में अब वैसा वो संगीन अपराध रहा नहीं, उसको कर दिया गया कि अगर वो ऐसा अपराध होता है तो कम्युनिटी सर्विस के द्वारा ठीक हो जाएगा। तो कई एक चीज़ ऐसा है जो परिवर्तन आया है और वो परिवर्तन बताता है कि हम लोग में सैद्धांतिक जो समस्याएं थी इंडियन कल्चर में और वेस्टर्न कल्चर में, वो सैद्धांतिक समस्याओं पर ध्यान दे के कई एक परिवर्तन आ गया। अब जैसे हिट एंड रन का केस था, हिट एंड रन के केस में भाग जाता था, होता था कि अब इसमें लगेगा 304A लगेगा या 304 IPC ही सिर्फ लगेगा, इस तरह की बात आती थी। और इसमें प्रायः कोर्ट के रूलिंग्स का हवाला दिया जाता था। अब वो एक हो गया, इसके लिए एक सेक्शन आ गया और हिट एंड रन जहाँ की लोग धक्का मार के भागते हैं, पुलिस या मजिस्ट्रेट से अपने को छुपाते हैं, वहाँ पर 7 साल का सजा हो गया। एक्सीडेंट आजकल प्राय होता है रोड। एक मिनट, जैसा इसमें हम समझना चाहते हैं, आप दर्शकों को समझाते हैं। हिट एंड रन के केस में अगर ट्रेस आउट नहीं होता है देन पीड़ित बच जाता है, पीड़ित तो रहा ना, या तो मर गया या अपंग हो गया या जिंदा रहा, तो उसको चाहिए। तो हिट एंड रन के केस में और ऐसे जो नंबर नोट कर लिया और जानकारी हो गई कि ये हो गया, तो दोनों में अलग अलग प्रावधान था। हिट एंड रन में एक केस हुआ कि वो अगर धक्का मारा और भाग गया, ट्रेस नहीं हुआ, अगर अपने जैसे पुलिस को नहीं बताया, मजिस्ट्रेट के दो चीजें हैं इसमें, वो मजिस्ट्रेट को नहीं बताया
स्ट्रेस हो गया, मजिस्ट्रेट को नहीं बताया, भाग गया तो उसकी सजा हो गई, हिट एंड लेकिन रन वो में आ हिट गया। एंड रन में कंप्लीटली भाग ही गया, ट्रेस आउट ही नहीं हुआ। तब तो पुलिस उसको ट्रेस आउट करके लाएगी और उसमें उसी हिट एंड रन के केस में ही वो आएगा और उसमें 7 साल की सजा होगी उसको। दूसरा एक होता था कि एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद वो हिट एंड रन का नहीं होता था, मतलब धक्का मार के भागा नहीं, धक्का लग गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, तो रोड एक्सीडेंट में पहले 304A का केस लगता था और उसमें मैक्सिमम सज़ा 2 साल का होता था। उसको रैश एंड नेग्लिजेंस एक्ट कहा जाता था। उसमें उसको बदल के अब कर दिया गया 5 साल की सज़ा। और नेग्लिजेंस का जहाँ तक बात था, इसी सेक्शन में डॉक्टर्स के द्वारा जो नेग्लिजेंस हो जाता था या और तरह का जो नेग्लिजेंस था, तो उसमें मेनली डॉक्टर के नेग्लिजेंस के लिए भी 2 साल का सज़ा था। तो डॉक्टर के मामले में ये नेग्लिजेंस अगर होता है तो उसमें 2 साल ही है, लेकिन रोड एक्सीडेंट अगर जैसे हॉस्पिटल में उसको नहीं ले गया या ले गया वहाँ पर, तो डॉक्टर ने अटेंड नहीं किया, हॉस्पिटल ने अटेंड नहीं किया, हॉस्पिटल ने फॉर्मेलिटी भाई ये फॉर्मेलिटी हमको चाहिए, ये सारा कुछ चाहिए तब हम करेंगे, या डॉक्टर ने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया, तो यही नेग्लिजेंस हुआ? नहीं, नेग्लिजेंस हुआ क्या, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट में नेग्लिजेंस किया। जो ट्रीटमेंट का लाइन था उस लाइन पे ट्रीटमेंट नहीं किया, वो उसके द्वारा निगलेक्ट किया गया। वैसे केसेस में पहले सज़ा 2 साल का था जिसको बरकरार रखा गया, वो 2 ही साल रहेगा। ये एक परिवर्तन आ गया। इसके बाद फिर और सब भी परिवर्तन आया, कोडिफाई करके एक जगह सम्मिलित कर दिया गया। जैसे अब आप देख लीजिए कि धीरे धीरे मेडिकल में या और सब तरह के सुविधा में कई एक तरह का सुविधा प्राप्त हुआ है। पहले था ग्रीवस ऑफेंस में तब आता था जब आप 20 दिन तक हॉस्पिटलाइज रहे हों, तो ग्रीवस ऑफेंस होगा। लेकिन अब मेडिकल सुविधा ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा तेज़ रिकवरी है, तो ऐसे स्थिति में 15 दिन के बाद ही वो ग्रीवस मान लिया जाएगा, ग्रीवस में आ जाएगा। उसी तरह से आपका जो साक्ष्य अधिनियम है, साक्ष्य अधिनियम में सारा कुछ था ब्रिटिश, अब जैसे हर मैजेस्टी, इंग्लैंड का लॉ, इस सब को स्थान दिया गया था, इस सब को हटा दिया गया। अब वो एविडेंस एक्ट में नहीं है। फिर एविडेंस एक्ट का पहले जो शुरुआत होता था सेक्शन 1 में आ गए तो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, सेक्शन 2 में परिभाषा है, सेक्शन 3 में एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस था, सेक्शन 4 में आ जाता था मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ आता था। और उसी से एविडेंस एक्ट का शुरुआत होता था। हर कोई इससे वकीलों को काफ़ी स्कोप मिल जाता था कि वो कोर्ट को समझाते थे कि कोर्ट को इसमें प्रेज्यूम करना है, यहाँ प्रेज्यूम नहीं करना है, या ये प्रूव हो गया। वो सेक्शन 4 अब इसमें है ही नहीं। अच्छा, एविडेंस एक्ट में वो सेक्शन 4 है ही नहीं। प्रिजम्पशन है तो प्रिजम्पशन रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स है या और तरह के चीज़ों में प्रिजम्पशन है। सेक्शन 4 में जो कोर्ट के लिए कंपलसरी था मे प्रेज्यूम, शैल प्रेज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, वो नहीं है। तो इसने अपसाइड मजिस्ट्रेट को पावर ज़्यादा दे दिया, जो जज है उनको पावर ज़्यादा मिल गया कि वो तय करेंगे क्या है नहीं है। पहले जो लोगों को का एक तरह का कहा जाता था, इंडियन कोर्ट जो है वकीलों का स्वर्ग है, और वो वकीलों का स्वर्ग इसी एविडेंस एक्ट के कारण होता था कि वो एविडेंस को जिस तरह से चाहते थे उस तरह से डिफाइन कर लेते थे। ये जब हट गया, प्रिजम्पशन का जब हट गया, तो ये मनमाफिक ढंग से अब उसको नहीं किया जा सकेगा। ये मेरी समझ में ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। साक्ष्य में थोड़ा सा और हम समझाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। साक्ष्य में जो देखा, कई बार होता है कि पुलिस केस को अपने हिसाब से नाम डाल देती है किसी न किसी का, साक्ष्य में 3-4 नाम डाल दिए और पुलिस तो ट्रांसफ़र होते रहते हैं, कोई कहाँ कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, वहाँ पर ट्रेस हो रहा है, भाई उसको पता ही नहीं है, केस का पता ही नहीं है। वैसे मामलों में क्या होगा? मान लीजिए कि ABCD 4 लोगों का नाम डाल दिया,
4 लोग उस मोहल्ले में रहते हैं या उस आसपास में, उन्होंने देखा या नहीं देखा है, पुलिस ने नाम डाल दिया। नाम डाल दिया तो साक्ष्य के लिए तो उनको बुलाएगी, कोर्ट तो बुलाएगी, समन जारी करेगी, वारंट जारी करेगी। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, उस साक्ष्य का क्या होगा? जैसे नाम किसी का डाला हो तो डायरी में उसका स्टेटमेंट होगा। डायरी में स्टेटमेंट के बाद उस देख के ही कोर्ट उसको समन करती है, और समन करके आएंगे। अगर वो नहीं अपना स्टेटमेंट दिए हैं पुलिस के समक्ष, तब तो वो सीधे सीधे कह देंगे कि हम नहीं किए हैं, और जैसे रिपील होता है उनका इम्पीचमेंट होता है, उस तरह का चलेगा। मैंने साक्ष्य में कोई ऐसा बदलाव नहीं आया है जिस बदलाव के बारे में बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है गवाह के लिए, जो गवाही देने जाते हैं। साक्ष्य जो कॉमन आदमी है वो जो देखा है वो बताएगा, उसको उसी तरह से कहेगा। साक्ष्य में जो ये बदलाव है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का। जैसे अब आप बात करते हुए किसी की बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब आप जगह जगह देख रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज आ रहा है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कहीं पे रिकॉर्डिंग हो रहा है। वो सारा पहले साक्ष्य में था नहीं, उसके लिए हम प्रयास करके और जजमेंट के सहारे उसको लाया जाता था। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसके सहारे आता था। अब उसको साक्ष्य में स्वीकार कर लिया गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में अभी ये चीज़ नहीं आ गई है, एआई की व्यवस्था, जिसमें कि लोग कहते हैं कि फेक बना दिया। अब बहुत सारे फेक आते भी रहते हैं, सोशल मीडिया पर तो फेक की भरमार लगी रहती है। वैसी स्थिति में जो साक्ष्य अधिनियम है, उस साक्ष्य में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को मानते हैं कि हाँ इस साक्ष्य के लिए ज़रूरी है, तो उसका फॉरेंसिक जांच होगा और उससे पता किया जाए कि सही है कि नहीं है। पहले भी था ये चीज़ कि लोग कहते थे कि नहीं ये बनाया गया है, ये तस्वीर हमारी नहीं है, दूसरे की तस्वीर पहले एक्सपर्ट, उसके लिए एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया जाता था। एक्सपर्ट के ओपिनियन का अभी भी प्रावधान है, एक्सपर्ट का प्रावधान अभी भी है। जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता है, वहाँ कोर्ट उसको भेज सकती है। नहीं, फॉरेंसिक स्टाफ्स, फॉरेंसिक ऑफिसर्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की कितनी ज़रूरत, कितनी महत्ता बढ़ गई अब इसके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के आ जाने से। हर ज़िले में हर जगह ये ज़रूरी होगा कि कोई चीज़ आ रहा है तो उसका एविडेंस सही एविडेंस देना है। जैसे कि मैक्सिमम अपराध तो अभी मोबाइल एक जड़ हो गया है, जिसमें कि मैक्सिमम अपराध इसके माध्यम से होते हैं। ट्रू एविडेंस वर्सेस फॉल्स एविडेंस, ये जो प्रश्न आएगा, तो जहाँ पर कभी भी आपको लगेगा कि ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, वहाँ पे चैलेंज करेगा कोर्ट, कोर्ट के समक्ष चैलेंज किया जाएगा। और वो जो एविडेंस अलग, अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी है, वो कोर्ट में सबमिट तो किया जाएगा। और अगर ये एक तो सबसे पहले कोर्ट स्वयं उसको जांचेगा। अगर कोर्ट को लगता है कि इसमें मिलावट है तो वो स्वतः भेज सकता है कोर्ट। और अगर यदि कोर्ट नहीं इस पे संज्ञान ले रहा हो, तो विरोधी पक्ष उसको लाएगा, दृष्टिगोचर करेगा और इसको एक्सपर्ट के पास भेजा जा सकता है। कानूनों में, 3 कानूनों में जो बदलाव आए, उन बदलाव के होने से जजमेंट में जो देरी होती थी, डेट पर डेट पड़ता था, उसमें क्या फ़र्क आएगा? इसमें पहले भी जिस समय हम लोग न्याय सुरक्षा संहिता की बात किए थे, उस समय भी हम लोग कहे थे कि हर प्रोविज़न के साथ एक टाइम है, इतने टाइम के भीतर आपको ये स्टेप पूरा कर लेना है। फिर अगला स्टेप में है, उसमें कहा गया कि इतने टाइम के भीतर आप इसको पूरा कर लीजिए। तो जहाँ स्टेप बाय स्टेप टाइम बांध दिया गया है, कुछ डिस्क्रेशन भी कोर्ट को दिया गया है कि कोर्ट उस काम में और अधिक समय भी ले, लेकिन हर केस में तो वो डिस्क्रेशन लेगा नहीं कोर्ट, संभव भी नहीं है। हाँ, लेगा नहीं। तो इससे होगा क्या कि एक सीमित समय के भीतर वो पूरा हो जाएगा। दूसरा जो होता था, कोर्ट इंतज़ार किया करता था कि हमारे पास साक्ष्य आएगा, और साक्ष्य के लिए कोर्ट डेट पे डेट दिए रहता था। कभी कभी एक्यूज्ड ही अपीयर नहीं होता था। तो अब है क्या कि अब अगर ज्वाइंट ट्रायल चल रहा है और उसमें से एक से ज़्यादा लोग हैं, हाँ, और उनका ट्रायल चल रहा है, ज्वाइंट चल रहा है, उसमें से कोई एक नहीं आए, एक नहीं आया, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, जो ज्वाइंट ट्रायल में जो लोग नहीं आए, उनका भी ट्रायल साथ साथ चलता रहेगा। अच्छा, वो एब्सेंट है। इससे क्या होगा कि अननेसेसरी एडजॉर्नमेंट नहीं मिलेगा। नहीं, इससे ये लगता है कि वो जानबूझकर अपराध में शामिल है और यहाँ सजा होने के डर से वो नहीं आ रहे हैं। कोई भी अभियुक्त सजा के डर से नहीं आता है।
लेकिन ऐसा परिस्थिति है, पुलिस पकड़ के लाती है, कुछ को नहीं ला पाती है, तो वैसे लोगों को इसमें शामिल कर लिया गया। उसी तरह से अब जैसे अपराध का षड्यंत्र करते हैं लोग, अब विदेश में बैठ के कोई अपराध का षड्यंत्र कर रहा है और क्राइम देश के भीतर हो रहा है, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं था, उसको हम कैसे करेंगे। अब है क्या कि अगर कोई बाहर दूसरे देश में भी बैठ के भारत के भीतर अपराध कारित कराने का प्रयास करता है तो वो भी अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। अब इससे भारत सरकार प्रयास करके वैसे अपराधियों को देश में लाके ट्रायल फेस करवा सकती है। और पहले था कंस्पिरेसी, एबेटमेंट, इस सब को अब एक में शामिल कर दिया गया है। पहले सबके लिए अलग अलग था, अब एक में शामिल है, एक परिभाषा में आ गया है, तो इससे आसान हो जा रहा है ट्रायल। तो ये जो साक्ष्य अधिनियम, न्याय संहिता, तो न्याय संहिता में जो कम्युनिटी सर्विस है या साक्ष्य अधिनियम में कम्युनिटी सर्विस किस किस जुर्म के जगह पर है? छोटे अपराध, अब जैसे आपको हम पहले बताए कि कोई बच्चों के लिए, जैसे आपने कहा कोई अटेम्प्ट करता है सुसाइड का, अटेम्प्ट फेल हो गया, तो वहाँ कम्युनिटी सर्विस है। 5,000 तक का चोरी करता है और चोरी का सामान फिर वो ला के दे देता है, तो अब वो रहा नहीं, वहाँ कम्युनिटी सर्विस। ऐसे 6 तरह के मामले हैं जहाँ कम्युनिटी सर्विस। तो कम्युनिटी सर्विस मतलब क्या होगा? कम्युनिटी सर्विस अब किसी को कह दिया गया कि स्कूल में जाइए और स्कूल की सफाई कीजिए, रोड किनारे कहीं कहीं सफाई कीजिए, पेड़ पौधा लगाइए, पेड़ में जल डालिए, ये सब कम्युनिटी सर्विस में आ गया। नहीं, एक फिल्म आई थी, दुश्मन फिल्म आई थी, दुश्मन में कम्युनिटी सर्विस के लिए राइज खन्ना को था कम्युनिटी सर्विस। उस तरह की कम्युनिटी सर्विस भी है क्या इसमें? इस तरह के मामले का नहीं है, उस तरह का नहीं। कम्युनिटी सर्विस का अर्थ है उसमें फिर तो खुले जेल का भी आया था एक प्रावधान कि खुले जेल में जाइए और वहाँ पर काम करिए, और वहाँ पर काम करके फिर परिवार के साथ रहने की बात आई थी कि बहुत लंबा समय आपने बिताया है, आपके आचरण में सुधार हो रहा है, तो परिवार के साथ रहिए। तो खुले जेल का भी कोई ये रिफॉर्मेटिव अप्रोच जो है वो कम्युनिटी सर्विस में रिफॉर्मेटिव अप्रोच ही अपनाया गया है। तो जुवेनाइल जस्टिस में भी जो आपका ये है जगह है जहाँ रखते हैं आप जुवेनाइल जस्टिस वाले बच्चों को, वहाँ भी तो उस तरह का काम कराया जाता है? हाँ, वहाँ भी कराया जाता है। वो जुवेनाइल एक अलग चैप्टर ही है। जुवेनाइल में हम आईपीसी के अंडर में जो सजा है, हीनियस क्राइम के मामले में जो बच्चों में उम्र को लेकर के होता था, जिसमें हीनियस क्राइम होता था, जो निर्भया कांड में हुआ था या कई उसके बाद में दसियों कांड हुआ जिसमें कि वो है, तो उसमें हीनियस क्राइम में उम्र की कोई वो सीमा में सुधार हुआ, इधर उधर हुआ है क्या? जुवेनाइल एक्ट में जो सुधार हुआ था वही है। इस आईपीसी का जो सुधार हुआ, आईपीसी में मतलब न्याय संहिता में जो सुधार हुआ है वो इस तरह से लेके नहीं किया गया है। वो सजा के प्रावधान में अंतर ला गया है। जैसे हम बताएं आपको कि उम्र कैद का अर्थ हो गया जीवन पर्यंत, अब उसको जेल में रहना होगा। अब जैसे हिट एंड रन के मामले में बताए कि सजा का प्रावधान हो गया, उसी तरह से लिंचिंग का मामला जो था, ये जो बालिग और नाबालिग वाला मामला है, नहीं वो तो बालिग नाबालिग वाला मामला है कि वो 18 होने वाला है और इस हीनियस क्राइम में पकड़ा गया। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में वो आता है, तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में चेंज नहीं आया। अच्छा, वो जस का तस, वो जस का तस है। लिंचिंग में पहले लिंचिंग लॉ नहीं था, लिंचिंग लॉ इसमें शामिल हो गया, एक्ट आ गया। अब लिंचिंग अगर कोई होता है तो उसके अपराध का इसमें आ गया। अगर ओवरऑल देखें हम लोग, अभी तो तीसरा चौथा एपिसोड चलेगा इसमें, ओवरऑल देखें तो पहले जो अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून थे, उन कानूनों में एक साम्राज्य की रक्षा के लिए सारी व्यवस्था थी, और अभी जो कानून में बदलाव हुआ है, दोनों में बदलाव के अगर अंतर को हम अपने दर्शकों को समझाना चाहें और न्याय उनके द्वार तक पहुँचे और न्याय उनको जल्दी मिले, तो क्या फ़र्क पड़ा है इससे? जैसे इस फ़र्क को एक शब्द से समझिए कि पहले जो सेडिशन एक्ट था 124 में, जो सेडिशन था उसको समाप्त कर दिया गया। अब उसके जगह पर राष्ट्रद्रोह एक ला दिया गया। पहले था क्या कि सीधे उसको सेडिशन में था वो एक राजद्रोह था। राजद्रोह था, इसका अर्थ था कि आप शासन सत्ता के विरुद्ध कर रहे हैं। राष्ट्रद्रोह का अर्थ हो गया कि आप नेशन के विरुद्ध जा रहे हैं। तो ये फ़र्क आ गया। अप्रोच तो समझ में आ जाता है कि इसको हटने से ही अप्रोच बदल चुका है। फिर था क्या कि अब जैसे एक्सीडेंट का जो मामला है,
279 और ये 304A का जो मामला था, इसमें बहुत कम सज़ा सिर्फ इसलिए रखा गया था कि पहले मोटर पर चलते कौन थे, बड़े पदाधिकारी, और उसके लिए न गिरफ्तारी का प्रावधान था, अवेलेबल सेक्शन था, वो सब था। तो वो चेंज हो गया, ये भी बदलाव आपको दिख रहा है कि इसमें आप 5 साल का सज़ा हो गया और हिट एंड रन के केस में 7 साल का सज़ा हो गया। तो क्रमशः चेंज जो है वो पब्लिक के हित में हो रहा है, और जो कानून का दुरुपयोग करते हैं उसको रोकने के लिए किया जा रहा है। अभी तो लॉ आया है, जब ये अपने इम्प्लीमेंटेशन हमारा समय बहुत कम है। 3 के बारे में हम पूछ लेते हैं जो हमको धारा याद है, 144, 188, 151 और 109। इसमें कोई फर्क आया है क्या? जैसे 140 ये सब जो है लॉ एंड ऑर्डर का है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मैजिस्ट्रेट को जो पावर था वो है, वो जज का था, वो है। और दूसरा फिर आप जो 151 बोल रहे हैं, तो 151 सीपीसी में हम लोग जनरली यूज करते हैं। 151 में सीपीसी में कोर्ट को इनहेरेंट पावर होता है, सीपीसी में चेंज इसमें नहीं है। तो वो इनहेरेंट पावर है कोर्ट को, जहाँ कहीं भी कोई कानून नहीं है सिविल में, और वहाँ पर कोर्ट को पावर होता है कि 1 सीपीसी में वो न्याय दिलाने के लिए उसका उपयोग करे। और कानून की बात में आज तो इतना ही, लेकिन हमारे बताने का मतलब तब सार्थक होगा जब आप सचमुच में अपने लिए और उनके लिए जिनको ज़रूरत है उनको बता करके इसका उपयोग में लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। नमस्कार।